अस्सलाम वालेकुम। ये फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है, वैन हॉर्न की। इसका 13th एडिशन है। इससे हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन अपनी। ठीक है। इसमें सबसे पहले 2 चैप्टर्स हैं, वो थेरेटिकल चैप्टर्स हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले है ये रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस टैक्स एंड फाइनेंशियल एनवायरमेंट्स। इसको गो थ्रू करेंगे। दिस इज इंक्लूडेड और टाइम वैल्यू मनी बिफोर मिड्स। आफ्टर मिड्स एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर आपने पढ़ी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो देन यू शुड नो। वो है अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न, और एक कैपिटल बजटिंग है। ये कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स स्पेशली, तो ये हमने कवर करना होगा। और ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, ये जो चैप्टर्स हैं। और ये सिर्फ 2 जो हैं वो एक आफ्टर मिड्स भी एक थेरेटिकल होगा। और अभी फिलहाल में ये जो मिड से पहले तक में ये 2 चैप्टर्स और एक ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बिकॉज दिस इज द कोर ऑफ दिस सब्जेक्ट। अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है और आपको ये नहीं पता इनके बारे में, तो इसका मतलब है कि आपने अपना सही से इस्तेमाल नहीं किया है, सब्जेक्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इसके चैप्टर नंबर 1 को गो थ्रू करते हैं। इसमें इतनी नीटी ग्रिटी डिटेल में नहीं जाना, बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या। सबसे पहले देखें, पहला तो है इसमें, ये मैं मार्क भी कराती जाऊंगी जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उनका पता होना चाहिए और उनको अच्छी तरह समझना है। ठीक है। जो मेन पॉइंट्स हैं वो उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजर कौन होता है। ठीक है। सबसे पहला सवाल ये तो हमें पता है। इस पॉइंट पे जब हम आ गए हैं और हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इस चीज को तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जो फाइनेंशियल मैनेजर है, जो इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कर रहा होता है, उसको उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो इसको हम यहाँ पढ़ेंगे, वो ये है कि होती क्या है और करते कैसे हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स विद सम ओवरऑल गोल इन माइंड। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बेसिक पर्पस है, इट रिवॉल्व्स अराउंड अराउंड 3 डिसीजंस। एक्वायर करना एसेट्स को, फाइनेंसिंग के लिए पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे, और मैनेज कैसे करेंगे उन एसेट्स को। और सबका अल्टीमेट गोल ये है टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न इनकम, मतलब प्रॉफिट, रेवेन्यू जनरेशन इज द पर्पस ना। इसी के लिए तो सारे काम कर रहे हैं। Thus, decision function of the financial management can be broken down into 3 major areas. सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और फिर एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। ये 3 बातों ये बहुत जरूरी है, उनका पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग में डिफरेंस का पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्या होती है और फाइनेंसिंग क्या होती है। फाइनेंसिंग का ये मतलब होता है कि आप फंडिंग अरेंज करें। इन्वेस्टमेंट ये का मतलब होता है कि आपने पैसे कहाँ लगाने हैं। ठीक है। कितने पैसे चाहिए, फिर कैसे उनको अरेंज करना है और कैसे एसेट्स को मैनेज करना है। इसका थोड़ा सा ब्रीफ इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ फर्म्स 3 मेजर डिसीजन व्हेन इट कम्स टू द वैल्यू क्रिएशन। जाहिर है वैल्यू क्रिएशन करते हैं तो उसके बदले ही यू गेट योर गोल जो आपने डिसाइड किया होता है अबाउट द प्रॉफिट, अबाउट द मनी मैटर्स। It begins with the determination of the total amount of assets needed to be held by the firm. कितने assets हैं जो कि फर्म ने रखने हैं और जिनको यूटिलाइज करते हुए मनी मेकिंग करनी है। Picture the firm's balance sheet in your mind for a moment. Imagine the liabilities और ये सारी जो डिटेलिंग है regarding the assets and liabilities और इक्विटी कितनी होनी चाहिए। ये सब बातों को तय करने का मकसद ही होता है कि फाइनेंशियल मैनेजर ये डिटरमिन कर सके कि कितने उसको जो कितने एसेट्स होने चाहिए विद इन द फर्म, तो उसके लिए कितनी कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है और कैसे पैसे को जनरेट करना है। इसी तरह फाइनेंसिंग डिसीजन को देखिए तो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है। द सेकंड मेजर डिसीजन ऑफ द फर्म इज फाइनेंसिंग डिसीजन। Here the financial manager is concerned with the makeup of the right hand side of the balance sheet. Right hand side on the balance sheet आपकी राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड है। एक तरफ आपकी लाइबिलिटीज हैं और एक तरफ आपकी एसेट्स हैं। तो एसेट्स तो आप इन्वेस्टमेंट है तो वो दैट इज योर एसेट साइड। यहाँ पे आपकी लाइबिलिटीज की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि आप ये देखेंगे कि फाइनेंसिंग आप कैसे जनरेट करेंगे। आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के थ्रू करेंगे, आपने कर्जा लेना है, या आप अपनी इक्विटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये इक्विटी हो या डेट हो, दोनों ही चीजें आपको पता है कि लाइबिलिटी साइड पे आती हैं। तो लॉन्ग टर्म जो आपके डेट्स होते हैं वो भी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, और इसी तरह इक्विटी भी आपकी ओनर्स इक्विटी लाइबिलिटी साइड पे होती है। तो इसलिए ये कहा गया है। तो ये सारी चीजें, और फिर अगर लेट्स सपोज अगर आप इक्विटी इकट्ठी करके फिर बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, मैंने आपको बताया ना फाइनेंसिंग डिसीजन इज अबाउट कलेक्टिंग, जनरेट करना है पैसा ताकि उसको इन्वेस्ट कर सकें और फिर उससे अर्निंग कर सकें। तो जब आप इक्विटी लगाते हैं किसी फर्म में, यानी कि आप उस पैसा कलेबरेट करते हैं, जो आपकी पर्सनल सेविंग्स है,
उसमें फिर ये होता है कि जब लेट्स सपोज एक तो तरीका ये है कि आपकी पर्सनल सेविंग है इक्विटी, एक इक्विटी ये होती है कि आप शेयर्स इशू करते हैं और शेयर्स लोगों को देके उनके बदले उससे पैसे ले लेते हैं। तो जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं फिर उनको आपने डिविडेंड भी देना होता है ना। तो ये चीज भी डिटर्मिन करनी इसी का पार्ट है एक, अगर आप इन केस डूइंग इट विद इक्विटी, ठीक है। तो ये बात है। तो फिर तीसरा डिसीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एसेट मैनेजमेंट डिसीजन है। एसेट मैनेजमेंट डिसीजन क्या होता है कि आपने एक दफा आपने फाइनेंसिंग अरेंज करके आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, एक एसेट एक्वायर कर लिया। अब अगर एसेट वो जो आपने एक्वायर किया है वो आपको वो प्रोड्यूस नहीं करके दे रहा जो आउटपुट जो कि रिक्वायर्ड है, और आप उससे अर्न नहीं कर पा रहे, तो इस फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये बात है, ये आपकी एसेट मैनेजमेंट है। तो ये 3 डिसीजन है जो कि आपको पता होने चाहिए व्हेन यू टॉक अबाउट व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो क्या होती है, इट रिवॉल्व्स अराउंड मेजर डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। और ये 3 होते क्या है, वन लाइनर यू शुड नो, ठीक है। ये पहली बात होगी। दूसरी बात देखें, द गोल ऑफ द फर्म क्या होता है, किसी भी फर्म का या बिजनेस का गोल, जाहिर है ऑब्जेक्टिव उसका मनी मेकिंग है ना, पैसे कमाना है, बिजनेस अर्न करना है, प्रॉफिट मेकिंग है। तो यही बात है। Efficient financial management requires the existence of some objective goal, because judgment as to whether or not financial decision is efficient must be made in the light of substance. जाहिर है हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि जो आपका दिल करेगा वो करें। कोई ना कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया उसकी बेसिस पे आप करेंगे, कुछ ना कुछ टेक्निक्स होंगी जिनको यूज करते हुए किया जाएगा। कोई तो क्राइटेरिया होगा ना जिसकी बेसिस पे आप ये डिसाइड करेंगे कि कितनी इक्विटी हम लगाएं, कितना हमें डेट लेना चाहिए, क्या सेटअप होना चाहिए, कितनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो सकती हैं, कितने एसेट्स हमने एक्वायर करने हैं या करते ही जाना है या कहीं पे रुकना भी है। कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना। तो गोल ऑफ द फर्म ये है कि आपने वैल्यू क्रिएट करनी है। वैल्यू क्रिएशन कैसी होगी, सबसे पहली चीज ये है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ऑफर्ड एज अ प्रॉपर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। फर्म का जो बेसिक एक मॉनिटरी क्वांटिफाइबल जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, बिकॉज यू कैन क्वांटिफाई इट। प्रॉफिट को आप सेल्स को देखते हुए मेजर कर सकते हैं ना। However, under this goal, a manager could continue to show profit increases by merely issuing stock and using the proceeds to invest in treasury bills. अब सिर्फ ये जो ट्रेजरी बिल्स का क्या होता है कि ये एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर सिक्योरिटी है। मतलब देखिए ना, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो उसमें लॉस की प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत साइड बाय साइड है ना। बिजनेस होता ही है कि उसमें रिस्क भी है, उसमें फायदा भी है, ठीक है। तो ये टी बिल्स ऐसी सिक्योरिटी है जो कि बहुत ही सेफ है, जैसे एफडी होता है ना, उसमें कोई चांस ऑफ लॉस नहीं होता, इसी तरह टी बिल्स की भी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि बैक्ड बाय गवर्नमेंट होती है, तो ये बहुत ज्यादा सिक्योर होती हैं। तो अगर आपने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमने कहा कि एक गोल है किसी भी बिजनेस का, तो अगर हमने प्रॉफिट ही बढ़ाना है तो वो तो हम जितना पैसा डालते जाएं और उस ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते जाएं तो वो तो फिर भी हमारा बढ़ता जाएगा, ट्रस्ट उस पर भी मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर मोस्ट फर्म्स दिस वुड रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन ईच ओनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। उसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो उस फॉल करेगी अगर आप सिर्फ टी बिल्स में इन्वेस्ट करते जाएंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली इनका जो रिटर्न है तो सिक्योर, लेकिन आपने पढ़ा होगा ना पोर्टफोलियो में कि हायर द रिस्क हायर विल बी द रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका जो इसकी आपकी अल्टीमेटली क्या करेगा, आपकी अर्निंग पर शेयर को डिक्लाइन करेगा। अगर आप ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है, और ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं, तो फिर आपको वैरायटी ऑफ जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो ये बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है जो कि हम कह रहे हैं कि वो तो इस तरह से भी हो सकती है, ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करके भी, तो दैट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट गोल, ठीक है। क्योंकि ये आपको ये नहीं बताती कि किस, ये टाइमिंग और ड्यूरेशन नहीं बताती रिटर्न्स की, और ये नहीं बताती कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इनमें ये क्या ये वैल्यूएबल है भी या नहीं, कितनी वैल्यू क्रिएशन ये कर रही है। तो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से अगर आप ये जज करना चाहें कि आप वैल्यू क्रिएशन हो रही है या नहीं हो रही, तो दैट इज नॉट अ वैलिड थिंग, मतलब ये कोई एक अच्छा एस्टिमेट नहीं है, ठीक है। दूसरी जो बात ये है, हमने जो अगर आप ये डिसाइड कर दें कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द सोल पर्पस ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फर्म, और हम उसे मैयर करेंगे अर्निंग पर शेयर के जरिए, तो फिर ये भी याद रखें कि जब आप अर्निंग पर शेयर को और आप इस प्रॉफिट से मैयर कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारी दो नंबरियां भी हो रही होती हैं। आप बहुत सारे ऐसे तरीकों से भी कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छा दिखा देते हैं, आपने कॉस्मेटिक चेंजेस पढ़ी होंगी। तो इसलिए कोई ऐसा मैयर, ऐसा कोई होना चाहिए तरीकाकार जिससे आप ऐसा कोई वैल्यू क्रिएट करें, वैल्यू क्रिएशन हो जिससे फायदा हो एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस को, इस किस्म के प्रॉब्लम्स का शिकार होके, मैनिपुलेशन का शिकार होके बिजनेस बंद ना हो, ठीक है। तो ये बात, तो ये वैल्यू क्रिएशन में कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए कि अगर आप वैल्यू क्रिएशन चाहते हैं तो उससे हमें बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को समझा जाता है कि अगर आप मैक्सिमाइज कर लें प्रॉफिट तो आपने दिस इज द पर्पस ऑब्जेक्टिव है। लेकिन फिर ये हमने इसमें इसका डाउनफॉल भी देखा, इसका एक बैकड्रॉप भी देखा। फिर हमने कहा कि अर्निंग पर शेयर जो है दैट कैन बी अ मेट्रिक, बट अर्निंग पर शेयर कैन नॉट बी अ फुल फ्लेज मेट्रिक, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए ऐसी चीज होनी चाहिए
इस तरह का कोई मैट्रिक होना चाहिए कि जिसमें आप एक फेयर क्राइटेरिया डेवलप करें, ठीक है, ताकि आप उससे मेजर कर सकें कि हाउ द कंपनी इज डूइंग, कैसे कैसे परफॉर्म कर रही है फाइनेंशियली। फिर इसी को कंटिन्यू करते हुए देखें, एजेंसी प्रॉब्लम्स हैं, ये भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, इनको भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए। एजेंसी प्रॉब्लम क्या होता है? एजेंसी जो बेसिकली एक थ्योरी है, ये थ्योरी ये कहती है कि जो मैनेजर है ना, फाइनेंशियल मैनेजर, वो एज एन एजेंट काम करता है शेयर होल्डर्स का। तो एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट तब अराइज होता है जब मैनेजर इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन द फेवर ऑफ, इन द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, वो अपने बेनिफिट्स को, अपने जो पर्क्स हैं उनको फोकस करता है। वो सोचता है कि अगर मैंने प्रॉफिट का नंबर बैलेंस शीट पे ज्यादा दिखाया या ऐसे इनकम स्टेटमेंट पे ज्यादा दिखाया, तो जो शेयर होल्डर हैं वो खुश होकर मुझे बोनस देंगे। तो इसलिए इस प्रॉफिट को अच्छा दिखाने के लिए वो फिर विंडो ड्रेसिंग करता है, वो फिर मैनिपुलेशंस करता है। फिर अगर उसके सामने 3 चॉइसेस हैं प्रोजेक्ट्स की, और जो वर्स्ट है वो उसमें फॉर द टाइम बीइंग वो शॉर्ट टर्म में तो अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो नुकसानदेह है फॉर द कंपनी, तो वो वर्स्ट में जाएगा। वो ये नहीं दिखेगा कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है, या हो सकता है आज ये थोड़ा सा मुश्किल हो लेकिन फ्यूचर आसान हो जाए कंपनी का, ऐसी सोच नहीं रखता। फिर वो शॉर्ट टर्म गेन्स पे उसका फोकस हो जाता है। तो ये दिस रेफर्स टू एजेंसी प्रॉब्लम, जहाँ पे मैनेजर्स का, जो फाइनेंशियल मैनेजर है, उसका अपना जो इंटरेस्ट है वो प्राइम हो जाता है, और वो कॉम्प्रोमाइज करता है शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को। तो जबकि उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो एज पर द एजेंसी थियरी, कि वो एजेंट के तौर पर काम करता है द शेयर होल्डर्स। तो ये बात है, ठीक है। तो ये इसमें बेसिकली चीज है, इसको आप जरा डिटेल में इसको गो थ्रू करेंगे, देन यू विल गेट मोर पॉइंट्स। तो ये अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके अलावा जो कुछ और पॉइंट्स अगर आपको यहाँ से रेलेवेंट मिले, तो डू प्रिपेयर देम। फिर देखें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। और अब चूंकि ये कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, किसी फर्म की बात हो रही है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस ये बात कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक सेगमेंट है। जब हम ये कहते हैं ना कि आजकल खास तौर पे, बल्कि ये जब बात होती है ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द सोल पर्पस, ये जो पीछे हमने बुराइयां की है ना, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट, कैन नॉट बी द ओनली मैट्रिक ऑफ डिटर्मिनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एनी फर्म। उसकी वजह ये है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कंसीडर करना चाहिए किसी भी फर्म को, जब आप मैयर कर रहे हो वैल्यू क्रिएशन को, बिकॉज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट मैट्रिक। उसकी वजह ये है कि देखिए, एक फर्म अगर लेट्स सपोज बिजनेस कर रही है और उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है, तो पैसे भी वो कैसे कमा रही है? वो अपनी प्रोडक्ट बेच तो सोसाइटी को रही है ना, या सर्विसेज अपनी बेच तो सोसाइटी को रही है। और अगर वो उनकी एक्सपेंस पे प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल एक उसका जो एंड है इस कंपनी का, वो बहुत ही अनफेयर है फॉर द पीपल, फॉर द पब्लिक, जिनसे वो पैसा कमा रही है। यानी कि उन्हीं को वो नुकसान देके, उन्हीं की एट द कॉस्ट ऑफ, एट द एक्सपेंस ऑफ दोज पीपल जिनको वो बेच के अपनी प्रोडक्ट पैसा कमा रही है, उनको लॉन्ग टर्म के लिए वो नुकसान में धकेल रही है, उनके लिए, जो उनके लिए ऐसी चीज में पुश कर रही है जो कि उनके लिए बेहतर नहीं है। यहाँ पे आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी एज अ फर्म। तो इस मद में अगर आप ये सोचते हैं कि आपने अपनी सोसाइटी का को भी कंट्रीब्यूट करना है, उनके लिए भी कोई ऐसा काम करना है कि ताकि उनको भी फायदा हो, और साथ साथ एट द सेम टाइम यू आर अर्निंग प्रॉफिट, तो दैट स्ट्राइक्स अ बैलेंस, जो कि बैलेंस चीज देता है ना, कि आप नाउ व्हेन यू अर्न अ प्रॉफिट along with the corporate social responsibility, then that makes sense and does not make you insensitive company, ठीक है। तो ये बात है बेसिकली इसमें बताई हुई, कि आपने ये तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये है कि उसके कुछ इंस्टेंसेस भी दिए हैं। और एक और बात ये भी है इसमें कि इट इज अप्रोप्रिएट फॉर द मैनेजमेंट टू कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स अदर देन शेयर होल्डर। कि आप सिर्फ ये ना देखें, जैसे एजेंसी में थ्योरी में मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है वो दैट इज द प्राइम थिंग, उसी पे होना चाहिए फोकस। तो अगर मैनेजर सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए काम करेगा, तो वो सिर्फ वो चीजें देखेगा जो जिससे शेयर होल्डर्स को फायदा मिले। हो सकता है अगर वो एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार ना भी हो, तो फिर भी वो ऐसा कोई प्रोजेक्ट देखे जिससे शेयर होल्डर्स को तो फायदा हो रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली सोसाइटी के लिए वो हार्मफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपनी प्रोडक्ट में कोई ऐसा एलिमेंट शामिल कर देना जो सेहत के लिए तो मे भी हो सकता है हैजर्डस हो, लेकिन उससे प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाए, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, तो लोग उसे ज्यादा खरीदना शुरू कर दें, लेकिन अल्टीमेटली वो उनकी जान के लिए नुकसान का बायस हो, तो शॉर्ट टर्म में तो स्पाइक कर जाएगी ना सेल, और अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को भी फायदा हो जाएगा, लेकिन वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो बजाय इसके कि आप शेयर होल्डर्स को फोकस करें और आप उनके एजेंट बन के काम करने पे हम एम्फोसाइज करें, वाई नॉट के जो मैनेजर्स हैं वो स्टेक होल्डर्स पे फोकस करें। वाई नॉट कि वो स्टेक होल्डर्स, यानी कि स्टेक होल्डर कौन है? हर वो बंदा जिसका स्टेक है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कम्युनिटीज, एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स, एवरीवन जो है इसका स्टेक है। तो वाई नॉट के स्टेक होल्डर्स अप्रोच को फोकस किया जाए।
Only through attention to the legitimate concerns of the firm's various stakeholders can the firm attain its ultimate goal of maximizing shareholder wealth. शेयर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ना, इज अ सोल पर्पस, यानी कि बेसिकली वेल्थ मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट मेकिंग। तो तभी ये अल्टीमेट गोल जो है वो अचीव हो सकेगा अगर वो इन स्टेक होल्डर अप्रोच पे जाएगी, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच और ओनली शेयर होल्डर अप्रोच। ये दोनों चीजें ठीक नहीं है। फिर आखिरी बात देख लेते हैं सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड। ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स सस्टेनेबिलिटी हैज बिकम अ ग्रोइंग फोकस ऑफ मेनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एफर्ट्स। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, ठीक है, मतलब मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ। ऐसा नहीं है कि आप रिसोर्सेज को इस तरह यूटिलाइज करें कि आने वाली जो नस्लें, आने वाली जनरेशन उस चीज को, उस रिसोर्स के लिए तरसे, उनके लिए वो नापैद हो जाए। ऐसी बात ऐसा नहीं करना आपने। फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी है ना, पानी को हम ऐसे यूटिलाइज करें, ऐसे एहतियात से, केयरफुली, कि ऐसा ना हो कि आने वाली नस्लों के लिए पानी हो ही ना, वो खत्म ही हो जाए और उनको तरसना पड़ जाए उसके लिए, इस तरह की चीज ना हो। तो सस्टेनेबिलिटी कहती है मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी कि हम रिसोर्सेज का ऐसा इस्तेमाल ना कर लें इतनी बेहतियाती से कि जो आने वाली जनरेशन है उनको अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उसी रिसोर्स से रिलेटेड उनको स्ट्रगल करना पड़े और उनको वो चीज अवेलेबल ना हो, उनके लिए वो स्केर्स हो जाए, ऐसा ना हो। तो दिस इज अ न्यू फिनोमेना। और सस्टेनेबिलिटी जो है इज अ ग्रोइंग फोकस दीज डेज, जब आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। ये इसलिए भी है क्योंकि जब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया था तो बहुत सारी फर्म्स ने ये किया कि उन्होंने एक सेगमेंट लॉन्च कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे टोबैको कंपनी है, तो टोबैको कंपनी ने एक एजुकेशन कैंपेन शुरू कर दी कि भाई ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी टुवर्ड्स द सोसाइटी, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। भाई बात ये है कि टोबैको का जो बिजनेस है वो इटसेल्फ ही हार्मफुल है फॉर द लाइफ ऑफ द पीपल। तो वाई आप एक तरफ तो लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं और दूसरी तरफ आपने एजुकेशन फैसिलिटी खोल दी है, तो दिस इज लिटरली नॉट एक्सेप्टेबल। सो इसलिए इससे अगला स्टेप था फिर सस्टेनेबिलिटी का, कि आप ऐसे बिजनेसेस की तरह जाएं, ऐसे आप एक्टिविटीज की तरफ जाएं जो कि ना सिर्फ करंट जनरेशन के लिए बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी फायदेमंद हो। तो ये बात है। In a sense, corporations have always been concerned with their ability to be productive or sustainable in the long term. ठीक है, long term goal है, sustainability is the long term thing, और जो corporate social responsibility है that looks like a short term thing. However, the concept of sustainability has evolved to such an extent that it is now viewed by many businesses to mean meeting the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. And this seems more realistic. ये ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। तो आपने देखा कि हम कहाँ से चले। हम प्रॉफिट मैक्स वैल्यू क्रिएशन को डिस्कस करने के लिए हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से शुरू किया, हमने अर्निंग पर शेयर को डिस्कस किया, देन वी डिस्कस्ड एजेंसी प्रॉब्लम, देन वी डिस्कस्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर हम फाइनली फिर स्टेक होल्डर्स का कॉन्सेप्ट कवर किया, एंड देन सस्टेनेबिलिटी भी आगे हमने इसको कंक्लूड किया। अब लास्टली ये कुछ चीजें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो देख लेते हैं। पहला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इससे तो आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, ये तो हमने पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपका अपना ही सब्जेक्ट है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, उसमें रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं, एक छोटा सा इसमें एक एस्पेक्ट इसमें उन्होंने कवर किया है। इसको पढ़ाने का मकसद ये है कि ये जब हम शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो शेयर होल्डर्स कौन है, ओनर्स है ना, ओनर्स की बात हो रही है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम देता है जिसमें तीन, आपको याद होगा कि हमने तीन चीजें पढ़ी थी, शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजर्स। तो इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल बहुत जरूरी है, इसलिए हमें उनको भी जानना चाहिए। एजेंसी प्रॉब्लम में हमने मैनेजर्स और शेयर होल्डर्स को तो पढ़ लिया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उसको लिंक करना विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, हमें पता है कि सिस्टम है, एक प्रोसेस है, एक फॉर्मेट है, एक जिसमें कॉर्पोरेशंस को मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। The system by which the corporations are managed and controlled, it encompasses the relationships among the company's shareholders, the board of directors and senior management. ठीक है, तो ये बात है। ये जो relationships हैं, these provide the framework within which the corporate objectives are set and performances are monitored. इसी से तो पता चलता है कि किसकी क्या responsibility है। इसी को पढ़ के तो हमें पता चलता है कि मैनेजर जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं, और जो उनको कौन गाइड करता है, उनको शेयर होल्डर्स गाइड करते हैं, और वो फिर पॉलिसी मेकिंग करते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मैनेजर करते हैं। तो ये सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये चीजें हमें इसी से तो पता चलती हैं। ठीक है, और जैसे हमने भी बात हमने की कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द क्रिटिकल लिंक बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजर्स, इट पोटेंशियली द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, बिकॉज दीज आर द की
पार्टी टू दिस रिलेशनशिप, द फुल फ्लेज। अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इट मे बी मोस्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू दीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, फिर सबेन्स ऑक्सले को हम नहीं कवर करेंगे, इसकी वजह ये कि ये यूएस का है, पाकिस्तानी इसमें कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल नहीं है। इसमें तो इसलिए लिखा है क्योंकि किताब ही यूएस की है, तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं तो वो तो देखने ही थे फिर, तो ये बात है। इसके बाद देखते हैं इसमें और क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से बस दैट्स इट, इतना ही बात थी इस चैप्टर में। ये फिर उसकी बात है कि आपके करियर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वेदर योर बिजनेस करियर टेक्स यू इन डायरेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, किसी डिपार्टमेंट में एज अ फाइनेंशियल मैनेजर काम करें या फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज दें एज अ कंसल्टेंट, या एज अ सीएफओ किसी कंपनी में काम करें, ये बातें बताई गई हैं। ये सारी हायरार्की दी हुई है कि एज अ करियर वाइज कहाँ पे आपको ये फाइनेंस हेल्प कर सकता है। तो ये दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे हम इसे क्लोज करेंगे। हाँ, यहाँ पे हम इसे क्लोज करते हैं। ये जो चीजें हैं ऑलमोस्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसी तरह रिलेटेड हैं, उसी से रिलेटेड है। ये सवाल में बताया कि इफ आई हैव नो इंटेंशन ऑफ बिकमिंग अ फाइनेंशियल मैनेजर, मैंने नहीं भी बनना। सम पीपल से ना कि व्हाई शुड बी स्टडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मेरा तो मेजर्स ही नहीं है, एचआर हूँ के हूँ मैं, या मैंने तो फाइनेंस की जॉब ही नहीं करनी, तो व्हाई शुड आई स्टडी दिस। तो ये बेसिकली इसका जवाब दिया गया है। और ये इस यहाँ पे इसको ये मजीद ये बताया गया है कि कैसे ऑर्गेनाइज किया है इस बुक को, क्या क्या पढ़ेंगे, ये डिफरेंट चीजें हैं कि पार्ट 8 में हम क्या कवर करेंगे, पार्ट 7 में क्या कवर करेंगे, 6 में क्या कवर करेंगे। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द पेपर पर्सपेक्टिव। तो जितनी चीजें हमने डिस्कस की हैं उसको अच्छे से आपने गो थ्रू करना है, इस चैप्टर को गिव इट अ रीड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करके रखना है, ताकि जो क्वेश्चन आए उसको फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, आई होप इस चैप्टर की समझ आई होगी। आई ट्राई कि जो दूसरे चैप्टर्स हैं जो कम से कम मिड तक का कोर्स है उसके लिए मैं वीडियो बनाऊं और रिकॉर्ड करूं लेक्चर, तो इस पे मुझे फीडबैक आपने देना है, देन आई रिकॉर्ड अदर चैप्टर्स एज वेल। जो एक दो चैप्टर और है ना, ये तो थ्योरी थी, एक और थ्योरी का चैप्टर है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर करना। ये तो थ्योरी के चैप्टर्स हैं, ये मोस्टली जो कॉन्सेप्ट्स हैं पढ़े हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ये तो पुराना सेमेस्टर है, उसके इसमें बेसिक सी चीजें, लेकिन गो थ्रू करना उसको जरूरी था। तो इसको अच्छे से गो थ्रू करना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करना, दूसरे चैप्टर में भी थ्योरी में भी, ताकि जो भी सवाल आए यू वुड बी एबल टू हैंडल इट। और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लाजमी अटेम्प्ट करना, बिकॉज मैं तो एक बेस क्वेश्चन कराऊंगी, तो प्रैक्टिस के लिए फिर अगर आपको डिस्कस करना हो तो उसके लिए विल हैव अ लाइव सेशन इंशाल्लाह। ठीक है, बट एक दफा ये जरा कंटेंट कवर हो जाए, फिर हम देखते हैं कि हमने इसे कैसे मैनेज करना है इंशाल्लाह। सो गुड लक।